हम प्रेशर वेव एंड प्रेशर एम्पलीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, राइट। इसमें हमने प्रेशर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला देखा था, राइट। फिर कल हमने प्रेशर वेव के फॉर्मूला को वेलोसिटी के साथ रिलेट किया था। आज भी हम थोड़ा बहुत समय इसी पर देंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है मेरे पास में, क्वेश्चन लिखो, आपको समझ आएगा किन चीजों से रिलेट करना है। फॉर ए पर्सन with normal hearing the intensity the sound that can be heard at 300 hertz, 300 नहीं है, 400 hertz, 400 hertz has pressure amplitude प्रेशर एम्पलीट्यूड का वैल्यू दिया है 6 × 10⁻⁵, 6 × 10⁻⁵ पास्कल। फुल स्टॉप। कैलकुलेट करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कैलकुलेट करने बोला है, और ब्रैकेट में कुछ गिवन है, जैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 344 दिया है, ब्रैकेट में वेलोसिटी इन एयर 344 दिया है, और डेंसिटी इन एयर दिया है 1.2। जो दिया है वही लेना है, अदरवाइज हम 1.29 लेते हैं, राइट। ठीक है भाई। सो देखो, कुछ ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले उसका डेटा देख लो, डेटा देख लो उसका क्या बोला है। फॉर ए पर्सन हियरिंग विथ नॉर्मल साउंड दैट कैन बी हर्ड एट 400 हर्ट्ज, नॉर्मल कंडीशन में साउंड 400 फ्रीक्वेंसी पे सुनाई दे रहा है। तो मैं लिखता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है 400, याद रखना ये हमारे लिए ओमेगा बन जाएगा आगे चल के। हैज प्रेशर का एम्पलीट्यूड यूनिट पे जाना, सच में वो डेल्टा पी नॉट है, सच में वो क्या है, डेल्टा पी नॉट। 6 × 10⁻⁵ पास्कल, नो नीड टू कन्वर्ट। कैलकुलेट करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी, हमें क्या पता करना है भाई, इंटेंसिटी ऑफ साउंड पता करना है एयर में, इंटेंसिटी ऑफ साउंड पता करना है एयर पे। मुझे नहीं पता हाउ टू सॉल्व इट, आई विल जस्ट राइट द फॉर्मूला, बाद में देखते हैं उसको क्या रिप्लेस करना है। तो भैया हमारे पास में फॉर्मूला है I इक्वल्स टू बोलो हाफ रो वी, ऐसे याद करवाया था मैंने, ओमेगा ए का होल स्क्वायर, ऐसे याद करवाया था। पावर के फॉर्मूला में लीनियर डेंसिटी वी आता है, न्यू वी, और इंटेंसिटी के फॉर्मूला में रो वी आता है। समझ गए क्या हमारे पास रो और वी है? यस, क्वेश्चन में गिवन है एयर में। क्या हमारे पास में ओमेगा है? ओमेगा भी मिल जाएगा हमारे पास। हमारे पास कौन सी क्वांटिटी नहीं है, वो है डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड। क्या नहीं है अभी हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड। और मुझे ऐसा कहीं लगता भी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड हमें मिलने वाला है, इक्वेशन दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 देके रोक देंगे, ठीक है, और ए लाने की कोशिश करेंगे। ए, अब ए कैसे लाएंगे देखो जरा, गिवन डेटा पे ध्यान दो, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको रिप्लेस करके, इसमें ए को रिप्लेस करके वो क्वांटिटी डाली जा सकती है।
ए को रिप्लेस करके इनमें से कौन सी क्वांटिटी डाली जा सकती है भाई बोलो। रो और वी तो ऑलरेडी आ चुका है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा भी आ चुकी है। वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड। तो वो है भैया डेल्टा पी नॉट, वो है प्रेशर की एम्पलीट्यूड, राइट। उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा, हिंट मिल गई। बस ऐसे ही होते हैं सवाल। डेल्टा पी नॉट का वैल्यू हमें पता है कब होता है, कब के ए बी, के ए बी, राइट। ओके भाई, सो बल्क मॉड्यूलस है क्या हमारे पास? नहीं है हमारे पास। खैर बल्क मॉड्यूलस तो रिप्लेस हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि हमें पता है, कल ही तो देखा था ना रिप्लेसमेंट, वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय रो। यहाँ से स्क्वायरिंग करने के बाद में वी स्क्वायर रो की वैल्यू हो जाती है बी। ये तो कल भी हमने देखा, ठीक है। ये वैल्यू वैल्यू यहाँ रख के देखते हैं काम बनता है क्या। डेल्टा पी नॉट इज इक्वल्स टू, के को क्या लिखते हैं भाई? ओमेगा बाय वी, याद है ना। के की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा बाय वी। जैसे वी की वैल्यू ओमेगा बाय के। बी का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या लिखेंगे वहां पे? वी स्क्वायर रो, वी स्क्वायर रो। एक वी से वी मर जाएगा। और देखो ए के जो रिप्लेसमेंट मिल रहे हैं, अब ए के जो रिप्लेसमेंट मिल रहे हैं कुछ जाने पहचाने मिल रहे हैं। तो ए का रिप्लेसमेंट मिल गया डेल्टा पी नॉट अपॉन ओमेगा इंटू वी इंटू रो। देखो भाई, ठीक है, डेल्टा पी नॉट अपॉन ओमेगा इंटू वी इंटू रो। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ रखते हैं तो v का स्क्वायर आ जाएगा। चलो v है हमारे पास में, क्या ओमेगा भी रिप्लेस कर दूं? कैन आई रिप्लेस ओमेगा ऑल्सो? ठीक है, एक और स्टेप बच जाएगा हमारा। सो ए और ओमेगा दोनों को रिप्लेस कर देता हूं मैं, ठीक है। ए और ओमेगा दोनों को रिप्लेस कर देता हूँ। चलो भाई, इसको इक्वेशन 1 में रख के देखते हैं काम बनता है क्या। तो आई इज इक्वल्स टू हाफ रो वी, और यह है ओमेगा ए का होल स्क्वायर, ओमेगा ए का होल स्क्वायर। तो ओमेगा ए का वैल्यू क्या है? डेल्टा पी नॉट अपॉन वी रो का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो। ये रो वी है और ये रो वी का होल स्क्वायर है, एक कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा आई का फॉर्मूला बनना चाहिए। ऊपर क्या बचेगा? डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर अपॉन एक बार रो वी बचेगा ना, रो वी। चेक इट, चेक इट। चेक करो भाई, रिप्लेसमेंट समझ आया क्या? और रिप्लेसमेंट में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ही लगाना है कि हमें वो क्वांटिटी को हटा देना है जो हमें गिवन डेटा में नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आगे तो कर सकते हैं ना भाई, डेल्टा पी नॉट का वैल्यू यहाँ से रख दो क्वेश्चन में, रो का वैल्यू रख दो और वी का वैल्यू रख दो। गॉट इट? तो सबसे पहले क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो क्वांटिटी पता करनी है क्या उसका हमारे पास में फॉर्मूला अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो राइट डाउन द फॉर्मूला। फिर उसमें कौन सी क्वांटिटी नहीं है हमारे पास में, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करना। फर्स्ट थिंग, अगर किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला ही नहीं है, जैसे कल देखा था एम्पलीट्यूड का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं था, देखना वो क्वांटिटी ऐसी कौन सी अदर क्वांटिटी के फॉर्म में आती है जो हमें गिवन है। जैसे कल ए पता करना था, ए का कोई फॉर्मूला नहीं है स्पेसिफिक, बट ए डेल्टा पी नॉट के फॉर्म में आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
इसका वैल्यू रखो, आंसर बताओ। तो डेल्टा पी नॉट का वैल्यू कितना है? 6 इंटू 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन रो का वैल्यू 1.2 और वी का वैल्यू 344। आप बोलोगे सर 344 ही क्यों दिया? उसको रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन पर्पज के लिए रहता है। ठीक है, तो देख लेना 36। ठीक है भाई, इसका कैलकुलेशन कर लेना, इसका आंसर लिख लो। 10⁻⁻12 में आंसर लाने की कोशिश करना। 10⁻⁻12 ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने 10⁻⁻12 एक टर्म बताई थी जिसको आपने थ्रीशोल्ड ऑफ हियरिंग नाम दिया था। थ्रीशोल्ड ऑफ हियरिंग याद है? उतनी मिनिमम साउंड की इंटेंसिटी हम सुन सकते हैं, उससे कम साउंड हम नहीं सुन सकते हैं। आ रहा है याद? कम से कम कितना? 10⁻⁻12 और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी थी? 1 वैट पर मीटर स्क्वायर, 1। ये तो छोटी वैल्यू है ना, -12 लगा हुआ है। क्लियर भाई फॉर्मूला? एनी डाउट हियर? बोलो भाई, पास करो, रिप्लाई कर दो। चलो बड़े आगे, बड़े आगे। चलो भाई आगे बढ़ जाएंगे। चलो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है वेलोसिटीज के, जिन पे भी प्रॉब्लम्स आते हैं। देखो हेडिंग लगाओ, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो जाती है, मतलब किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी इनडायरेक्टली तो, या फिर या फिर इफेक्ट ऑफ, इसी को बोलेंगे प्रेशर कमा, क्या बोलेंगे इसको, इफेक्ट ऑफ प्रेशर कमा टेम्परेचर। प्रेशर टेम्परेचर पे जनरली क्या इफेक्ट होगा? जैसे हम बोलेंगे कि भाई अचानक गर्मी बढ़ जाए तो साउंड वेव फास्ट ट्रेवल करेगा या स्लो ट्रेवल करेगा? साउंड वेव का नेचर क्या है? लॉन्जिट्यूडिनल। और लॉन्जिट्यूडिनल किसका पार्ट है भाई? मैकेनिकल वेव्स का। समझ गए बात को? विदाउट मीडियम कुछ नहीं होता है, यहाँ पे मीडियम की आवश्यकता होती है। ओके चलो देखते हैं। देखो भाई, इन एयर, देखो इधर, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ, बोलो क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम
मीडियम की इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय, बोलो बोलो बोलो, डेंसिटी ऑफ मीडियम, यस और नो। ये फॉर्मूला में तो किसी को संकोच नहीं है, जनरल फॉर्मूला है मीडियम के लिए, अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब कौन से मीडियम में रखा हुआ है, डिवाइड बाय इसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है। अब एयर की बात कर रहे हैं तो हर जगह एयर में क्या फैला हुआ है, प्रेशर फैला हुआ है, प्रेशर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ पी बाय रो, यस सर नो, पी बाय रो, वेयर पी इज कॉल्ड प्रेशर, और पी क्या है भाई, प्रेशर। जैसे अभी तक बल्क मॉड्यूलस चल रहा था वैसे ही, बल्क मॉड्यूलस चल रहा था वैसे ही, हर वो चीज जो जगह घेरती है उसके पास में बल्क मॉड्यूलस होता है, राइट। प्रेशर डिवाइडेड बाय रो, लिख देता हूँ यहाँ पर, पी क्या है यहाँ पर, प्रेशर, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हैं उसको, ठीक, स्लैश करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हैं उसको, एयर की बात चल रही है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया, अब इसको टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, तो प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन हमें बताता है आइडियल गैस इक्वेशन। कौन बताता है भाई, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बताता है आइडियल गैस इक्वेशन, पहले मैं इसका थोड़ा सा रफली बता दूं, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये सर नो, ठीक है। अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी आर टी बाई वी, आर टी बाई वी, करेक्ट। एंड डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है भाई, बोलो बोलो, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब दोनों का रेशियो अगर ले तो बोलो क्या होगा, वी से वी मर जाएगा, वी से वी मर जाएगा, और फॉर्मूला क्या बनेगा, आर टी बाई एम, फॉर्मूला क्या बनेगा, आर टी बाई एम, आया समझ में। देखो मैं आपको लिखकर बताता हूँ, ठीक, देखो, वी नो दैट, ठीक है, पीक वी का वैल्यू क्या होता है, आर टी के बराबर होता है ना, 1 मोल लिया हमने, यूनिट मोल लिया है, पर यूनिट मोल की बात चल रही है, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू आर टी होता है, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर टी बाई वी, यस सर नो। एंड डेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम बाई वी, एम बाई वी, दोनों का रेशियो ले लो, तो पी बाय रो आ जाएगा आर टी डिवाइडेड बाई वी, नहीं वी तो कैंसिल हो गया, आर टी डिवाइडेड बाई एम, आर टी डिवाइडेड बाई एम। क्या यहाँ तक समझ आया आपको। अब मैं ये खेल क्यों कर रहा हूँ तुम्हें समझ आएगा, जब क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया जाएगा ना कि टेम्परेचर को यहाँ से यहाँ बढ़ाया गया तो बताओ वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट हुआ, उस समय ये चीज काम में आने वाली है, उस समय ये चीज काम आएगी। तो भैया पी बाय रो की जगह आर टी बाई एम लिख सकते हैं, तो देयरफॉर वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ध्यान से सुनना, पी बाय रो कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ आर टी बाई एम, अंडर रूट ऑफ आर टी बाई एम, क्लियर, आ गया फॉर्मूला, आ गया क्या फॉर्मूला। अब देखो, तो टेम्परेचर के फॉर्म में फॉर्मूला रहेगा आर टी बाई एम, बहुत अच्छे। अब जब हम एनटीपी की बात करते हैं, एनटीपी, एनटीपी बोले तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो सभी जानते हैं हमारे आसपास कौन सी गैस भरी हुई है, हमारे जो एयर मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहे हैं, वो गैस का हम यहाँ मास रख देंगे, मोलर मास, टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रख देंगे, और आर की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। तो ये जब वैल्यू कैलकुलेट की गई, जब न्यूटन ने इस फॉर्मूला से वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो इसका अराउंड वैल्यू आया है 280, ध्यान से सुनना मेरे सेंटेंस, बाद में बोलोगे कैसे आया था करके।
इस चीज को जब एनटीपी पे कैलकुलेट किया गया नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, तो आंसर कितना आना चाहिए था? 330 के आसपास आना चाहिए था ना, यस और नो? स्टैंडर्ड वैल्यू, यस सर। लेकिन आंसर कितना आया? आंसर आया 280। क्या ये अप्रोक्सीमेटली 330 के बराबर है? नहीं सर, ये तो बहुत दूर है। इसीलिए न्यूटन का फॉर्मूला यहाँ पर फेल हो गया था। इसीलिए न्यूटन का फॉर्मूला यहाँ पर फेल हो गया था। फिर बाद में उसको लैपलास नाम के साइंटिस्ट ने करेक्ट किया है। मैथमेटिक्स स्टूडेंट को पता है लैपलास थ्योरम। और लैपलास ने बताया था कि भैया जब साउंड ट्रेवल करता है तो वो एनटीपी पर नहीं रह सकता है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और लैपलास ने समझाया था कि जब वेव ट्रेवल होती है, वेव एनर्जी लेकर जाती है, तो वो टेम्परेचर चेंज करेगी। समझ आई बात? टेम्परेचर क्या करेगी? चेंज करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे हाथ में कोई बड़ा सा या कोई गरम गरम हमारे पास में कोई वेसल है जिसमें कुछ तो भी गरम चीज रखी हुई है, मान लो पानी रखा हुआ है, और वो वेसल हम बंद करके सिर्फ हवा में ऐसे लेके जा रहे हैं, तो आइडियली कहीं ना कहीं उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उस इन्वायरमेंट का आसपास से, क्योंकि हम एनर्जी लेकर जा रहे हैं। या हम आइस लेकर जाएंगे उतने पार्ट से, तो उतना कहीं ना कहीं वो एयर मॉलिक्यूल ठंडे हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो इट मीन्स ये जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता है, उसका भी एक वैल्यू होगी जिस अमाउंट से वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कितने अमाउंट से बढ़ता है वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट में गैस कौन सी है। अगर आप साउंड को हाइड्रोजन से पास करवाओगे तो अलग वैल्यू से बढ़ेगा, ऑक्सीजन से पास करवाओगे तो वो अलग वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब वो उनकी डिपेंड करेगा हीट कांस्टेंट गैमा पर। हीट कांस्टेंट गैमा पर कि गैस डायटोमिक है, मोनोएटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है। लिख के देता हूं, डोंट वरी, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया। ओके, देखिए अभी मैं जो सेंटेंस में बोल रहा था वो आपको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उसको ध्यान रखना। देखो भाई, देखो सेंटेंस सुनना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, ये न्यूटन्स का फॉर्मूला था, फॉर्मूला कॉमा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड एट एनटीपी। एनटीपी बोले तो नॉर्मल प्रेशर। एनटीपी इज फाउंड टू बी कितनी मिली? अराउंड 280 मीटर प्रति सेकेंड। 280 मीटर पर सेकेंड। एंड ही अज्यूम्ड, ही बोले तो कौन? न्यूटन। ही अज्यूम्ड दैट टेम्परेचर remains constant during propagation। सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है भाई। सेंटेंस लिखा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड एट एनटीपी इज फाउंड टू बी कितना दिखाई दी उसको? 280। एंड ही अज्यूम दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोपोगेशन। और जो साउंड वेव चल रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है, उस समय वेलोसिटी
और टेम्परेचर कैसे है, कांस्टेंट। बट लेकिन ये गलत था। बट लाप्लास, बोलो भाई लाप्लास ने क्या बोला, बोलो लाप्लास ने क्या बोला, जल्दी 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 बोलो। लाप्लास हैज गिवन द करेक्शन, इसको लाप्लास करेक्शन भी बोलते हैं, करेक्शन टू द फॉर्मूला दैट, क्या करेक्शन दिया, दैट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी of sound in air is कितना, अराउंड 330 मीटर पर सेकेंड एंड टेम्परेचर doesn't remains constant comma in fact it depends upon type of gases present, टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट या फिर टाइप ऑफ गैसेस साउंड वेव पासेस थ्रू, साउंड वेव पासेस थ्रू। तो भैया मैंने एक आसान शब्दों में तुमको दोनों बातें समझा दी है। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूँ, फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। न्यूटन ने सोचा, क्या सोचा कि भाई ये जो साउंड वेव चल रहा है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव जो चल रहा है, उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसको पता चली 280 मीटर पर सेकेंड। कितनी पता चली, 280 मीटर। और उसने दूसरी बात सोचा कि भाई ये जो साउंड वेव जा रहा है ये कांस्टेंट टेम्परेचर में से जा रहा है, मतलब जो एनटीपी है वो कांस्टेंट है, मतलब वेव जाते समय टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन लाप्लास नाम के साइंटिस्ट ने बताया था ये दोनों सेंटेंस रॉन्ग है। जब वेव ट्रेवल करता है तो टेम्परेचर भी चेंज होता है, और वो वेलोसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है वो कौन से गैस के थ्रू पास हो रहा है। अरे गेटिंग, जैसे अगर नाइट्रोजन ज्यादा है हमारे इन्वायरमेंट में तो उससे गति अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहां थोड़ी गति अलग चेंज हो जाएगी। अरे बस समझ, इन्वायरमेंटल चीजों पे डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे। करेक्ट। तो इसीलिए जो फॉर्मूला बनता है, फाइनल फॉर्मूला मैं यहाँ लिखा के दे रहा हूँ, देयरफॉर, जिसको हम लाप्लास फॉर्मूला भी बोलते हैं। v इज इक्वल्स टू, अभी फॉर्मूला क्या मिला था, RT बाय एम मिला था ना, RT बाय एम। अब वहां उसके साथ जोड़ना पड़ेगा गामा। गामा मतलब वो हीट कांस्टेंट होता है ना, अरे केमिस्ट्री में पढ़ा है तुमने, जिसको हम CP बाय CV भी बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है वो, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एंड प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। मोनोएटॉमिक के लिए वैल्यू अलग होती है, डायटोमिक के लिए वैल्यू अलग होती है, पॉली के लिए अलग होती है। वैल्यू पता होगी तो कमेंट करो, नहीं होगी तो मत करो। इफ यू नो द वैल्यू प्लीज कमेंट। मोनो, डाई और पॉली के लिए गामा की वैल्यू, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, वेरी गुड। 7/5, 5/3। चलो क्लियर।
चलो इस पे एक सवाल देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे आया है, और इसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहते हैं क्योंकि सेम फॉर्मूला यू विल सी इन केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप देखोगे। अरे गैसेस में ही तो फॉर्मूला दिख रहे हैं ना, गैस के मॉलिक्यूल किस रफ्तार से दौड़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल मेरे आसपास अगर मान लो ऑक्सीजन है ना, मान क्या है, मानना ही है, ऑक्सीजन है मान लो, और मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे बोलने से कौन से मॉलिक्यूल आगे बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन के। तो मतलब साउंड वेव की रफ्तार किसके बराबर हो जाएगी, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ना। अरे वही तो साउंड वेव बना रहे हैं बच्चे, समझ रहे हो। तो लगभग एक ही बात है, लगभग एक ही बात है। इसीलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब हम पढ़ेंगे तो यू विल सी, तुम्हें पता चलेगा कि सेम फॉर्मूला मिलेगा हमें वेलोसिटी ऑफ गैसेस के लिए, कि गैस के मॉलिक्यूल की रफ्तार भी किसके बराबर होती है, इस फॉर्मूला के अंडर रूट ऑफ, वहां गैमा नहीं रहेगा, वहां 3 लग जाएगा, वहां 3 RT/m। 3 क्यों लगेगा वो अपना बात का पार्ट है, फिलहाल अभी अपना डिस्कशन नहीं है, सिर्फ बता दिया मैंने बस। चलो भाई एक क्वेश्चन है मेरे पास में, फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन H2 हाइड्रोजन एट 27 डिग्री, 27 डिग्री। आगे लिखा है रेशो CP/CV, CP/CV बोले तो गामा की बात चल रही है, फॉर H2, H2 क्या है, मोनो है कि डाई है, इज 1.4, 1.4, एंड R का वैल्यू भी दिया है 8.31 जूल पर मोल डिग्री केल्विन, जूल पर मोल डिग्री केल्विन। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास में फॉर्मूला डिराइव है, डिफाइंड है वेलोसिटी का, वो डिग्री केल्विन के लिए, डिग्री केल्विन के लिए। छोटी मोटी बात है, बाय डिफॉल्ट पता होनी चाहिए हमें। चलो भाई देखते हैं फिर। तो सारी बातें हमें दी गई है, वेलोसिटी पता करनी है, तो कोई खास बात नहीं है, सिर्फ एज ए प्रैक्टिस मैंने आपको लिखा दिया है, अंडर रूट RT/n। वो कौन सी प्रैक्टिस देखो जरा। गैमा का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चे, 1.4 है। आर का वैल्यू यहाँ दिया गया है, टेम्परेचर का जो वैल्यू है उसको डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है, अदरवाइज कोई रीजन नहीं था उसको लेने का। ये हो जाएगा 300 केल्विन, कितना हो जाएगा, 300 केल्विन, एंड दिस इज मोलर मास। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2, जल्दी बोलो। H2 का मोलर मास क्या होगा, यूनिट के साथ में बताओ, यूनिट के साथ में बताओ। m का वैल्यू क्या लिखना चाहिए, 2 क्या, 2 बोल रहे हो तुम, तो 2 क्या, 2 ग्राम। तो हम SI में सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 10⁻³ kg, यस और नो, बराबर, दैट्स इट, खत्म। 1.4, R का वैल्यू 8.31, ये देखो ऑलरेडी केल्विन में दिया है, ये 2 मत ले लेना, R का वैल्यू वो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। टेम्परेचर का वैल्यू 300 डिवाइडेड बाय मोलर मास 2 × 10⁻³ -3। ठीक है भाई, चेक कर लो इसका आंसर क्या आता है। हाइड्रोजन में वैल्यू फास्टेस्ट होती है शायद, गैस में, ओनली गैस में, हाइड्रोजन में फास्ट होती है वैल्यू। ये वैल्यू आना चाहिए 1320, चेक करना कैलकुलेशन।
वैसे तुम जानते हो सॉलिड में वेलोसिटी ज्यादा होती है, मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो भी बताया था उसका डेमो। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मोस्ट देन लिक्विड देन गैस, और अमोंग द गैसेस इसमें ज्यादा है वेलोसिटी। बोलो भैया, एनी डाउट हियर?